नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे के मौके पे हम लोग एक ऐसे आई कंडीशन का चर्चा करना चाहेंगे जो इन दिनों जिसकी चर्चा काफ़ी है। आप सब प्री मैच्योर बच्चों के संबंध में आरओपी की जांच के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एंटिटी है, एक बीमारी है। इसका फुल फॉर्म होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योर बच्चों में रेटिना की समस्या को ही रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। अब प्री मैच्योरिटी को भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे कि कैसे जिसका जन्म के समय कम वजन होता है, कैसे जो समय से पहले जो है जिनका जन्म हो जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है क्या। इसके लिए हम सबसे पहले एडल्ट रेटिना से शुरू करते हैं कि एडल्ट रेटिना जो है कैसा होता है। आप देख सकते हैं कि ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व है और ये डिस्क बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिक डिस्क। यहाँ से वेसल्स, ब्लड वेसल्स, धमनियाँ और सिराएं जो हैं यहाँ से फैल कर, और लास्ट रेटिना, यहाँ येलो वाला लेयर जो है रेटिना को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल रेटिना के लास्ट तक ये ब्लड वेसल्स नॉर्मली जाता है। आप सब यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे लास्ट तक गया है। तो ये है एक एडल्ट रेटिना। अब वो प्री मैच्योर बच्चों में ऐसा क्या हो जाता है, उसके लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और जहाँ की आप देख सकते हैं कि 16 वीक्स में कैसे ब्लड वेसल्स सिर्फ यहाँ तक है। 8 मंथ्स में यहाँ पहुँच चुका है, और फुल टर्म में इसको यहाँ तक पहुँचना था। और यही होता है। मैं ज़रा डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं कि ये रहा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका डिस्क। यहाँ से ब्लड वेसल 16 वीक्स तक सिर्फ इतना आ रहा है। ये है 16 वीक्स में करीब करीब 4 मंथ्स, और करीब 32 वीक्स यानी कि 8 मंथ्स में एक तरफ जो है ये कंप्लीट होता है। नेजल तरफ, नाक की तरफ थोड़ा छोटा रेटिना रहता है, लेकिन आप इस तरफ देखें तो सिर्फ यहाँ तक ही गया है। अब ये जो, अब आप देख सकते हैं कि अगर ये बच्चे 8 मंथ्स में ही डिलीवर हुए तो इनका जो रेटिना का हालत है, ब्लड वेसल्स सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं, लास्ट रेटिना तक नहीं पहुँचे हैं। अब ऐसे केसेज में सारे के सारे बच्चे आरओपी के शिकार नहीं होते हैं। करीब 70 to 80% बच्चे जो है रिकवर कर जाते हैं, और उनका, अगर वो बच्चे पैदा लेते ही बीमार नहीं पड़े, ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन लंबे समय तक नहीं चला, तो ये जो ब्लड वेसल्स है लास्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन करीब 20 to 25% केसेज में ये वेसल्स का क्या हस्र होता है वो हम इन स्लाइड्स में ज़रा देखना चाहेंगे। ये है वो स्लाइड्स। आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल यहाँ तक ही पहुँच पाया है, और ये जो एक एरिया है बैरन एरिया, ये है अवैस्कुलर एरिया। आप देख सकते हैं ये अवैस्कुलर एरिया प्लेन सा है। ब्लड वेसल्स को आइडियली यहाँ लास्ट तक पहुँचना था। सो एक लाइन है दोनों के बीच में। ये लाइन अगर इस समय ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे थोड़ा चौड़ा एक बैंड, जो कि ये रिज बन जाता है। आप देख सकते हैं रिज, ये रिज धीरे धीरे और भी मोटा हो जाता है अगर इसको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। और ये जब ये मोटा हो जाता है तो धीरे धीरे ट्रैक्शन करके और इसको रेटिना को डिटैच भी कर सकता है। आगे आप ये बोल सकते हैं कि ये रेटिना का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि चूंकि प्री मैच्योर रेटिना का वैस्कुलराइजेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसका डेस्परेट अटेम्प्ट है कि कैसे ब्लड वेसल्स को लास्ट तक पहुंचाया जाए। लेकिन चूंकि ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, एक अधीर प्रयास है, इसलिए वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर ठीक से देखा जाए आरओपी में तो इस ढंग का एक रिज या बैंड हो जाता है। आप देखिए कितना रेडिश दिखाई पड़ रहा है, इससे ब्लीडिंग बहुत इजीली हो जाता है और ये ट्रैक्शन करके रेटिनल डिटैचमेंट भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये जो हमने पिक्चर्स दिखाए, ये एक रेटिना स्पेशलिस्ट को आंखों के अंदर दिखता है। हम लोग पिपिल डायलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रेंड हैं और भीतर देखते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। पेरेंट्स के लिए क्या कहा जाए। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स सिम्टम्स देखकर, साइन देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसको आरओपी की बीमारी है। उनको क्राइटेरिया पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि लो बर्थ वेट के जो बच्चे हैं वो वहाँ तक जाएं, जो समय से पहले पैदा ले लिए हैं उनको उस समय पे दिखाया जाए डॉक्टर्स को
क्योंकि जब तक आप बच्चे का आँख देखेंगे और जब तक आपको पता चले तब तक दुर्भाग्यवश काफ़ी देर हो चुका है। आप एक मैं पिक्चर दिखाना चाहूँगा, ये कॉम्प्लिकेटेड आरओपी का पिक्चर है। आप देख सकते हैं व्हाइटिश रिफ्लेक्स, इसको हम लोग कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये काफ़ी लेट में होता है, जब बच्चे का ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हो पाया तो इस ढंग का एक व्हाइटिश रिफ्लेक्स लेंस के पीछे दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए तब ये बात उठती है कि ये जो आरओपी इतनी गंभीर बीमारी है कि इसको समय रहते ही इसका बचाव ही इसका श्रेष्ठतम उपाय है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, इस संबंध में हम यही कह सकते हैं। तो आखिर किन बच्चों का हम लोग पहले एग्जामिन कराएं, स्क्रीनिंग कराया जाए, किससे कराया जाए, कब कराया जाए, इन सब चीज़ें ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा एसोसिएशन है वो है लो बर्थ वेट के साथ। जन्म के समय जो बर्थ वेट है अगर 2 किलोग्राम से कम है तो उसको ज़्यादा चांसेज आरओपी होने का। लो जेस्टेशनल एज, अगर किसी बच्चे का डिलीवरी 34 वीक्स के पहले हो गया है तो फिर वो रिस्क में है। और अगर इससे थोड़े बड़े बच्चे भी हैं लेकिन पैदा लेते ही अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन लंबे समय तक चल गया है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ गई है, उनको सांस लेने की कोई समस्या हो गई है, उनको सेप्सिस जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे केसेज में बड़े बच्चे भी जिनका बर्थ वेट थोड़ा ज़्यादा रहे उनको भी आरओपी होने की रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हम लोग का जो गाइडलाइंस है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का, वो कुछ इस तरीके से है कि किसको स्क्रीनिंग कराया जाए। बर्थ वेट जिसका 2 किलोग्राम से कम है, जिसका जेस्टेशनल एज जो हमने बात किया 34 वीक से कम है, और आगे जो हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। और फिर ये कब कराया जाए, व्हेन टू स्क्रीन। बोलते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। बच्चे का एज 4 वीक्स जब हो जाए तब पहला विजिट एक रेटिना स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये तब है जबकि 2 किलोग्राम से कम है। अगर बच्चा आपका और भी कम बर्थ वेट का है, जैसे कि 1.5 किलोग्राम से भी कम का बच्चा का बर्थ वेट है, तब 2 वीक में भी आप करा सकते हैं, मतलब 2 to 4 वीक्स, यानी 4 वीक्स के पहले फर्स्ट चेकअप जो रेटिना का है वो ज़रूर से ज़रूर करा लेना चाहिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपको कई बार हर सप्ताह या 2 सप्ताह पे बुलाकर देखते हैं और उसमें प्रोग्रेस देखा जाता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ तक पहुँच पाया है। तो ये फॉलोअप भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो हम लोग अपने सेटअप में महावीर नेत्रालय में जो कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बच्चे को हम लोग पूरे जो है रैप करते हैं इस तरीके से, ताकि हाथ पैर का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो। मेरे जो सर पे जो ये है ये लेज़र डिलीवरिंग मशीन ही है, LIO जिसको हम लोग बोलते हैं। और हमारे जो असिस्टेंट्स हैं उनके भी आँखों पे आप देख सकते हैं कि लेज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी ग्लास होता है, और बच्चे को बड़े डेलिकेट ढंग से इस तरीके से रैप करके और हम लोग लेज़र करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पिक्चर है कि इस लेंस के थ्रू जो है हम लोग फोकस करके और करते हैं। तो ये बड़ा ही एक टीम वर्क है और इसको इस ढंग से किया जाता है। अब सवाल उठता है कि बच्चे का जो पहला आरओपी का स्क्रीनिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग बोलते हैं कि पीडियाट्रिशियन का है। पीडियाट्रिशियन सबसे पहले इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जो है इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है कि उसका 2 किलोग्राम से कम वजन है या 34 वीक से कम जेस्टेशनल एज है। तो पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि आपका रेटिना चेकअप जरूरी है और आपको कराना चाहिए। और कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जब हम लोग उनको ये बताते हैं कि आपके बच्चे का आरओपी है तो बोलते हैं मेरा बच्चा बीमार है और इसको क्या हम बाद में करा सकते हैं इलाज वगैरह। सबसे बड़ी बात है कि बीमार बच्चे ही ज़्यादा प्रोन हैं आरओपी डेवलप करने का। अगर आपका बच्चा सिक है तो ज़्यादा चांसेज है। ऐसे में हम लोग NICU में जाकर ही बच्चे को जांच कर लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको पूरे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ पूरे टीम वर्क होता है इसमें, और उसको हम लोग सिक अवस्था में ही, बीमार में ही हम लोग उसका इलाज करते हैं। और इसका प्रमुख इलाज जो है लेज़र से होता है, तो इसमें कोई खतरा की बात नहीं है। इसमें एक और भी बात है कि जब हम लोग बच्चे का चेकअप करते हैं तो करीब करीब 1 घंटे पहले, जब हम आपको इन्फॉर्म करें कि अभी बच्चे का चेकअप होना, 1 घंटे पहले ही बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। और उसके बाद हम लोग ड्रॉप डालते हैं आँखों में, करीब करीब 15-15 मिनट के अंतराल पर 3 बार ड्रॉप डालते हैं और तब जाकर ये चेकअप हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जनरली वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या हैं कि क्या ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि
ये जागरूकता जो है आरोपी के बारे में आज आई है, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग जांच नहीं कराते थे और सीधे जब बच्चा 1 साल का होता था, 2 साल का होता था, तो सीधा ही चाइल्ड का ब्लाइंडनेस के तौर पे ही ये प्रेजेंट करते थे। तो उस समय फिर इसका कोई भी निदान नहीं हो पाता था। तो इसका रोकथाम ही इसका सबसे अच्छा निदान है। मेरा बच्चा सिक है, माई चाइल्ड इज सिक, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सिक चिल्ड्रन जो है आर मोर प्रोन टू आरोपी। और कई लोग बोलते हैं कि हमने अगर बोला कि लेजर इसको कराना है तो क्या मैं बाद में इसका लेजर करा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको बोलने के 48 आवर्स के अंदर आपका लेजर करना ज़रूरी है। और कई लोग बोलते हैं कि अगर इसका इलाज नहीं कराएं तो क्या होगा? नहीं कराने से गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, भीतर में हैमरेज, ब्लीडिंग हो सकता है, रेटिना डिटैच हो सकता है और बच्चा सदैव सदैव के लिए जो है अंधा हो जाता है। तो समय रहते ही इसको बचाने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स के लिए हमारा यही सजेशन होगा कि जितने भी प्री मैच्योर बेबीज हैं उनका रेटिना चेकअप 1 महीने के अंदर में मस्ट है। रेगुलर चेकअप्स जैसा आप रेटिना स्पेशलिस्ट आपको बताएं वो मस्ट है। और अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें 1 महीने के एज के अंदर ही कि क्या मेरे बच्चे को आरोपी की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि कई बार जो पेरिफेरल एरिया से, रूरल एरिया से जो लोग आ रहे हैं, कई बार उनका चेकअप नहीं हो पा रहा है, कारण जो भी हो। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर रेटिना स्पेशलिस्ट का मदद लें। अपने बच्चे को कम से कम 1 बार 1 महीने के अंदर, प्री मैच्योर बच्चा अगर है तो रेटिना चेकअप जरूर कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप आरोपी के बारे में थोड़े और अवेयर हुए होंगे, जानकारी लिए होंगे, और आप अपने बच्चों को, अगर वो प्री मैच्योर हैं, जो कि प्री मैच्योरिटी का जो समस्या अभी बढ़ी है उसका कारण यह है कि अभी हमारा हॉस्पिटल का जो क्वालिटी है, लाइफ सपोर्ट क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा होने से ये जो कम वेट वाले बच्चे हैं ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें आरोपी होने का ज़्यादा चांस है। आजकल IVF की परंपरा है, IVF बेबीज भी जो है लो बर्थ वेट के बहुत होते हैं। तो ऐसे में हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर सही समय पे इन बच्चों का डायग्नोसिस हो जाए तो इनका इलाज संभव है और बहुत हद तक इन बच्चों के आँखों को बचाया जाता है और यहाँ भी बचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इस जो सेशन हमारा है उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।